हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। बहुत सारे बच्चे 10th से 11th में इस टाइम पर जा रहे हैं और उनमें से बहुत सारे बच्चे तो बिना बोर्ड एग्जाम दी ही 10th से 11th में जा रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई ने तो अपना एग्जाम कैंसिल ही कर दिया है। कुछ स्टेट बोर्ड्स ने भी अपना एग्जाम कैंसिल कर दिया है। अब ऑफकोर्स 10th तो हो चुकी है, तो उनके मन में अब ऑफकोर्स कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे जो 2 साल बाद देना चाहते होंगे, जो जेईई मेन हो, आईआईटी एडवांस हो, बिट सेट हो या फिर नीट हो। ये बच्चे किस तरह से फिजिक्स पढ़ सकते हैं, इस बात को हम इस छोटे से वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं जिन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है इन 2 साल की पढ़ाई के अंदर। बहुत सारे बच्चे जो 12th और 13th वाले हैं वो मुझसे कई बार कहते रहते हैं कि सर हम बहुत ही वेगली पढ़ते थे, डायरेक्शनलेस पढ़ाई करते थे, इस कारण से हम उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना हम कर सकते थे। अगर हमें 11th क्लास के अंदर सही टाइम पर अगर गाइडेंस मिल जाती, सही टाइम पर अगर किसी ने बता दिया होता कि ऐसे पढ़ना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, इन चीज़ों पर स्ट्रेस करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, अगर इन सब बातों को किसी इंसान ने अगर शुरुआत में बता दिया होता तो शायद हम थोड़ा सा बेटर करते। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला वीडियो खास तौर से जो 10th से 11th के अंदर बच्चे जा रहे हैं वो पूरा देखें, और इसमें जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के बलबूते पर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। उन पॉइंट्स को मैं हल्का फुल्का डिस्कस करूंगा। इन पॉइंट्स को ऑफकोर्स अगर आप 2 साल तक अगर ध्यान रखते हो तो आपकी अच्छी रैंक आएगी और जो भी आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो भी आपके आएंगे। 11th क्लास के टॉपिक्स को किस सीक्वेंस के अंदर पढ़ना चाहिए वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आप इनका नोट डाउन करना और इसी सीक्वेंस में आप पढ़ने की कोशिश करना। मैं शुरुआत में एक बार 10th से 11th के अंदर जो बच्चों का ट्रांजिशन है उस ट्रांजिशन पर एक हल्की सी बात करूंगा। जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड से 10th से 11th जाते हैं उनको हल्का सा थोड़ा सा झटका लगता है। द रीजन इज कि 10th तक का जो सिलेबस है वो रिलेटिवली आसान रहा होता है, और जैसे 11th में जाते हैं वैसे ही लॉजिक, एनालिटिकल स्किल्स, आईक्यू, एप्टीट्यूड, इनका रोल अचानक से बहुत ज़्यादा आ जाता है। 10th तक हम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ याद करके रट के भी काफ़ी हद तक काम चलाया करते थे। 11th में साइंस लेते ही है ना बेटा, थोड़ा बहुत हमारी इन बाकी सारी क्वालिटीज़ का फर्क भी पड़ने लग जाता है। तो ऑफ कोर्स हमें हमारी पढ़ने की स्टाइल के अंदर हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। ये बात मैं जानबूझ के इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जैसे ही 10th से 11th में ट्रांजिट करते हैं, जैसे 10th से 11th के अंदर वो चेंज होते हैं, और खासतौर से 9th 10th के अगर उन्होंने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रखी होती है तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो बहुत टफ जा रहा है। अगर आप हैंग ऑन करोगे 1 महीने 1.5 महीने तो बड़े आराम से आपको समझ में आने लग जाएगा। सो हैंग ऑन, लगे रहो। शुरुआत में ये जो पहले 1 महीने के अंदर लगता है ना कि यार क्या क्या टफ चीज़ें पढ़ा रही हैं, ये सिर्फ एक सिंपल सा फेज ट्रांजिशन है। ये फेज ट्रांजिशन सभी बच्चों के साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ आईआईटी जेईई प्रिपरेशन। आईसीएसई बोर्ड वाले थोड़े से बच्चे लकी होते हैं क्योंकि उनके 10th में करिकुलम अच्छा खासा टफ होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें पहले से पढ़ के आते हैं, इसलिए इन बच्चों को ऐसा फील नहीं होता कि यार ये अचानक से हमें क्या पढ़ा दिया गया है। लेकिन स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वालों को हल्का सा लगता है, तो उन बच्चों को मैं कहूँगा कि डिसहार्टन मत होना। पहले 1-2 चैप्टर में आपको लग सकता है कि सर तो बहुत ही अचानक से टफ आ गया है, नहीं, लगे रहो, मेहनत करो, होमवर्क करो, चीज़ें 1 महीने में 1.5 महीने में बहुत ही क्लियर दिखने लग जाएंगी और बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। मेरी बात बिल्कुल मान लेना, तुम 1.5 महीने बाद कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे थे। चलिए मैं मुद्दे पे आता हूं, किस किस सीक्वेंस के अंदर आप इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं उन सीक्वेंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये सीक्वेंस वही है जो कोटा के मोस्टली जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो फॉलो करते हैं, और उनका स्टडी मटेरियल एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस से अलाइंड है। इस सीक्वेंस से अगर आप पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता नहीं कि ये चीज़ मेरे से छूट गई है, ये चीज़ मेरे से रह गई, ऐसा बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा। ठीक है, तो चलो, है ना। सबसे पहला चैप्टर है मैथमेटिकल टूल्स। इस मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर वैसे तो कोई फिजिक्स जैसी कोई इसमें बात नहीं है, मैथमेटिक्स है, वो भी खास तौर से 12th क्लास की मैथमेटिक्स है। आपके 12वीं क्लास में मैथमेटिक्स आएगी, उसके थोड़े बहुत टॉपिक है जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, वो हम लोग 11th के अंदर फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ बताते हैं, पढ़ाते नहीं है, बताते हैं कि हाँ हाँ ये डिफरेंशिएशन होता है, ये इंटीग्रेशन होता है, वेक्टर होता है, बस। डिटेल में ऑफ कोर्स आपको 12th क्लास में पढ़ाते हैं। हम लोग 11th क्लास में फिजिक्स में ये वाले सारी चीज़ें इसलिए बताते हैं क्योंकि इन सब बातों का आगे के जितने चैप्टर हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ है। सो हम ऑफ कोर्स वेट तो कर नहीं सकते कि यार 12th क्लास में पहले डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर पढ़ेंगे और उसके बाद जाके 11th क्लास वाले फिजिक्स से सवाल करेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो ये वाला टॉपिक हम हल्का हल्का छूते हैं, बस इतना छूते हैं कि हमारे फिजिक्स का सवाल बन जाए। इन चैप्टर्स को हम ऑफ कोर्स, इन टॉपिक्स को हम उस लेवल का नहीं पढ़ते कि 12वीं क्लास का मैथ्स का सवाल हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इनमें अगर कभी फंस जाओ तो घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद करके आगे निकलना है। नेक्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन। लगभग 7 लेक्चर का चैप्टर है बेटा। हर लेक्चर रफली आप है ना 1 घंटे 30 मिनट का मान सकते हो।
फिर प्रोजेक्टाइल 6 चैप्टर, रिलेटिव मोशन 5 चैप्टर, ये तीनों मिलाकर बेटा किसी किसी शीट में हो सकता है काइनेमेटिक्स भी लिखा हो। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 10, फ्रिक्शन 5, वर्क पावर एनर्जी 9, फिर आपका सर्कुलर मोशन। कुछ बुक्स के अंदर सर्कुलर मोशन ऊपर दे रखा होता है और वर्क पावर एनर्जी नीचे दे रखा होता है, चलता है। उन्होंने अपने सवाल भी इसी तरह से अलाइन कर रखे हैं कि आपको कंटिन्यूटी महसूस होती है, उसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा फर्क नहीं पड़ता। ये वो सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस से आप हमारे यूट्यूब पर बिल्कुल फुल्ली फ्री पढ़ सकते हो। आप अगर इस सीक्वेंस में अगर पढ़ते हो तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि सर ने अचानक से हमें क्या पढ़ा दिया। सर्कुलर मोशन के बाद अगला चैप्टर आप पढ़ सकते हो सेंटर ऑफ मास या फिर कोलिजन, 12 लेक्चर का है। नेक्स्ट इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स और इसका नाम बेटा रोटेशनल मोशन भी है। ये रफली बेटा मैंने 16 लेक्चर्स लिखे हैं। हालांकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे भी लगभग 20-21 लेक्चर लग जाते हैं। 4 लेक्चर बेटा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी लग जाते हैं, तो मैंने 16 तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे रफली बोला है, बाकी नंबर ऑफ लेक्चर्स थोड़े से ज़्यादा ही लग जाते हैं। नेक्स्ट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा 8 लेक्चर्स। फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस विस्कोसिटी, इसमें रफली 8 लेक्चर्स लगेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बड़ा 4 लेक्चर्स। कैलोरीमेट्री 2 लेक्चर्स। थर्मल एक्सपेंशन 2 लेक्चर्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स, ये एक ही चैप्टर है, मैंने अलग अलग लिख दिए। कुल मिलाकर आप रफली बेटा 10 से 12 लेक्चर मान सकते हो। नेक्स्ट इज हीट ट्रांसफर, इसमें 5 लेक्चर हैं। आप चाहो तो इसे क्लास 12th के अंदर भी पढ़ सकते हो करंट के बाद। अभी यहां पर आप इसको छोड़ भी सकते हो, मर्जी है, अभी भी पढ़ लोगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। नेक्स्ट इज वेव ऑन स्ट्रिंग 8 लेक्चर्स एंड साउंड वेव्स 8 लेक्चर। मैंने 11th क्लास में एक टॉपिक छोड़ा है, दैट इज ऑफ कोर्स ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आप 11th क्लास में छोड़ सकते हो। 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है उसके बाद आप ग्रेविटेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। ये बात बेटा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद ग्रेविटेशन पढ़ते हैं ना तो बिल्कुल आसान लगता है, और बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े अगर ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो लगता है कि ओ माय गॉड मैंने कितने घंटे लगा दिए, कितना समय लगा दिया और आउटपुट निकला ही नहीं है। तो इससे अच्छा है पहले आराम से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास में पढ़ो और फिर ग्रेविटेशन कर लो। मैंने जानबूझ के 11th क्लास का यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर नहीं लिखा है, जरूरत नहीं है उसकी, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर चैप्टर के अंदर जो जो फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी उनकी यूनिट्स और डायमेंशंस आपको साथ साथ में बता दी जाएंगी, और कोई अगर सवाल डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह से हो रहा होगा तो वो भी हमें हर चैप्टर के अंदर आपको करा देंगे, तो अलग से उस चैप्टर को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये चैप्टर सीक्वेंस है, इसकी बेटा आप चाहो तो फोटो ले लेना, चाहो तो बेटा अपने हाथ से लिख लेना और आप उसको अपने सामने वाले जो जहां पर आप पढ़ाई करते हो उसके सामने वाली दीवार पर आप चिपका सकते हो। अब मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये इस बेसिस पे लिखे हैं, 2 बेसिस हैं उसके मेन। जब मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन की तो मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, काश मैंने क्या क्या किया होता, उस बात को लेके, प्लस मैंने पिछले 12 साल के अंदर रफली बेटा मेरे ख्याल से 10s of thousands और इवन मोर बच्चों को पढ़ाया होगा। उसमें से हर तरह के बच्चे थे, n नंबर ऑफ बच्चे थे, उन्होंने क्या गलतियां की, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या वो और कर सकते थे, काश उन्होंने ऐसा ऐसा किया होता। उन सब बातों का जो निचोड़ है वो मैंने आपको बताने का सोचा है। ये मैं आपको आज ही बता देता हूँ कि ये सब बातें मैंने बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद लिखी हैं और इनको आप बिल्कुल आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हो। इन सब बातों को अगर फॉलो करोगे तो आप 2 साल बाद बहुत ही शानदार रिजल्ट निकाल लोगे। इवन जो बच्चा अभी शायद 12th या 13th बार अगर लेक्चर देख रहा होगा तो वो रिलेट कर पा रहा होगा कि हाँ यार मैंने इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा तो मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया जितना मैं शायद कर सकता था। तो आपको तो मैं शुरुआत में बता रहा हूँ, अभी भी अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो बेटा फिर तो मक्कारी अपनी, है ना। सबसे पहला पॉइंट, कोशिश करो कि आपके 11th का सिलेबस आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो और जनवरी 2022 तक आप उसे ढंग से कंप्लीट कर दो। जो बच्चे लेट स्टार्ट करें वो फेब 2022 तक कंप्लीट करें। मैं इसके पीछे कारण बता रहा हूं, जितना जल्दी आप 11th का सिलेबस कंप्लीट करोगे 12th का आप स्टार्ट कर दोगे, 12th का जल्दी स्टार्ट कर दोगे तो 12th का जल्दी खत्म कर दोगे। 12th का अगर दिसंबर 2022 तक अगर खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपके जनवरी 2023 के अंदर जो JEE मेन के एग्जाम होंगे उससे पहले आप ढंग से रिवीजन कर पाओगे, बोर्ड के एग्जाम के लिए भी समय निकाल पाओगे और IIT एडवांस भी आप अच्छे से दे पाओगे। जितने भी शानदार कोचिंग है पूरी इंडिया के, उनके जो टॉप बैच के जो बच्चे होते हैं वो जनवरी 2022 के अंदर अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। जब वो कर लेंगे तो हम भी कर लेंगे, और मैं सही कहूं तो हम एग्जैक्टली वही पढ़ा रहे हैं जो किसी भी कोटा, हैदराबाद, दिल्ली के टॉप कोचिंग के अंदर वो पढ़ाते हैं, हम एग्जैक्टली वही पढ़ा रहे हैं। सो जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज नेवर प्रोक्रेस्टिनेट। बेटा कभी भी काम को टालिए मत और बैकलॉग मत रखिए।
बहुत सारे आपके जो सीनियर होंगे क्लास 12 के, क्लास 13 के, उनसे तुम ये शब्द बहुत सुनते होंगे, बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग। बैकलॉग इसलिए क्योंकि सॉरी टू से मक्कारी किया यार। हम अगर मक्कारी करेंगे, अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे, काम को टालेंगे, तो ऑफकोर्स बड़ा बैकलॉग तो आएगा ही आएगा। अगर हम सही टाइम पर काम करेंगे, सही टाइम पे होमवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, एक एक मिनट का हिसाब रखेंगे, तो किस बात का बैकलॉग। सिलेबस तो ऑफकोर्स उतना ही है ना जितना बच्चा कर सकता है। भाई आईआईटी में अगर 10,000 बच्चे जाते हैं तो जो 10,000 बच्चे जाते हैं वो तो ऑफकोर्स सारा काम करके जाते होंगे। जब वो बच्चा उतने ही टाइम के अंदर सारे काम कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यू हैव टू बी ऑन द टोज। आपको बड़ा पूरे 2 साल मन लगाकर पढ़ना है, अपने काम को टालना नहीं है, बैकलॉग तो होने ही नहीं देना है, और हमें पूरे के पूरे 2 साल कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि जोश जोश के अंदर कि आईआईटी दिल्ली बॉम्बे के अंदर सीएस चाहिए, सीएस चाहिए, सीएस चाहिए करते रहे, 1 महीने तक बढ़िया से पढ़ाई करते रहे, फिर अचानक से औकात में आ गए और पबजी खेलने लग गए। वी हैव टू स्टे कंसिस्टेंट फॉर 2 years। पहले 1 महीने 1.5 महीने बहुत बच्चे जोश से पढ़ते हैं, बहुत बच्चे जोश से पढ़ते हैं। उतने सारे के सारे बच्चे अगर जोश से पढ़ने लग जाए ना तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाए। उसमें से रेयरली 10% 5% बच्चा ही कंसिस्टेंटली 2 साल पढ़ता है, और इस कारण से आईआईटी एडवांस का और जेईई मेन का कंपटीशन उतना टफ नहीं जितना नंबर्स बताते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। नेक्स्ट इज, ये अगेन बहुत सारे बच्चों ने ऐसी गलती कर रखी है। बहुत सारे बच्चे मुझे ये वाली बात कोरा पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर जगह बोलते रहते हैं कि सर मैंने लेक्चर देख लिए, लेक्चर देख लिए, लेक्चर देख लिए, सारे लेक्चर देख लिए, सवाल बाद में कर रहा हूँ। पागल हो गया। अगर आपने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर निपटा दिया तो वर्क पावर एनर्जी के आपके पास जो भी सोर्सेस हैं, कोचिंग का मटेरियल सबसे बेस्ट है। अगर वो नहीं तो कोई जो बुक है उसके जितने सवाल हैं वो निपटा डालो। प्रैक्टिस जो है वो लेक्चर के साथ होनी चाहिए, उसके साथ होनी चाहिए, साथ साथ में निपटा दो, है ना। उसे आगे टालने का मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। रेगुलर होमवर्क करें, होमवर्क मेन है। जो बच्चा होमवर्क रेगुलरली करेगा उसकी हार बिल्कुल नहीं होगी। इस बात को चाहो तो जिस टेबल पर आप पढ़ते हो उसके सामने वाली दीवार पर मोटे मोटे अक्षरों में लिख लेना, जो बच्चा रेगुलरली होमवर्क करेगा वो कहीं से कहीं पर भी पहुंच सकता है। भले ही 10वीं क्लास तक उसने कुछ भी किया हो, नहीं किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बच्चे ने रेगुलरली सारा होमवर्क किया उसे कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट पॉइंट, आपको बेटा कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। या तो अगर आपने किसी ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन ले रखा होगा या किसी ऑनलाइन कोचिंग में एडमिशन ले रखा होगा, जहां कहीं आपने एडमिशन ले रखा होगा उसके किसी भी टेस्ट को मिस मत करना। अगर आप टेस्ट को मिस कर रहे हो इसका मतलब आप टेस्ट से डरते हो। या तो आपने प्रिपरेशन नहीं कर रखी है या प्रिपरेशन करने के बावजूद डर रहे हो। प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रखी, यही वाला पॉइंट, प्रोक्रेस्टिनेशन, हमने काम टाल देके बैकलॉग है। डरो मत। अगर तुम छोटे से कोचिंग के टेस्ट से अगर डर गए तो एक्चुअल एग्जाम कैसे दोगे। टेस्ट तो कभी छोड़ना ही नहीं है, ये हमारा थंब रूल है, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। भले ही 0 नंबर आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए, कोई बात नहीं, नेगेटिव नंबर आएगा तब भी मुझे कम से कम फेलियर को कैसे फेस करना है ये तो सिखाएगा। टेस्ट नहीं छोड़ना है। जो भी टेस्ट दो उसमें आप जो भी कोई ऐसी मिस्टेक हो, जो भी ऐसी कोई फ्रीक्वेंट मिस्टेक हो जो आप बार बार करते हो, उस मिस्टेक्स को लिखें और उन पर वर्क करें और कोशिश करें कि आप उन मिस्टेक्स को धीरे धीरे कम करें, अवॉइड करें। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी अच्छी रैंक आए, शानदार रैंक आए, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हो उसके हिसाब से सारे के सारे काम हो, तो रिविजन इज मस्ट। अदरवाइज बच्चा भूल जाता है, अदरवाइज बच्चा बेटा भूल जाता है। अगर रिवीजन नहीं करता तो बच्चा भूल जाता है। जैसे मान लो कि कोई चैप्टर है, मैं ये वाई एक्सिस के अंदर तो एक्स एक्सिस में टाइम लिख रहा हूं और कोई टॉपिक मुझे कितना याद है, मैं ये वाई एक्सिस में, मैंने चैप्टर जब पढ़ा तब मुझे इतना याद था। अब जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे मुझे जितना याद था उसकी वैल्यू लगातार घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। समय बढ़ता जाएगा तो ऑफकोर्स मुझे जो चीज़ याद है उसकी क्वांटिटी लगातार कम होती जाएगी। अगर मान लो कि मैंने थोड़े डेल्टा टी टाइम बाद रिवीजन कर लिया तो ऑफकोर्स मैं यहाँ से वापस यहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर ऑफकोर्स अब यहाँ से यूँ होगा। फिर मैं अगर अगेन कुछ टाइम बाद अगर रिवीजन कर लूँगा तो यहाँ से मैं वापस से यहाँ पहुँच जाऊँगा और फिर बेटा वापस यूँ चलता। फिर थोड़े टाइम बाद अगर रिवीजन कर लिया तो मैं बेटा यहाँ से वापस ऊपर पहुँच जाऊँगा। तो मैं हमेशा ही थोड़ा सा अगर टाइम रिवाइज करता रहूँगा तो मुझे कुछ चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। रिवीजन जरूर करें, भले ही हल्का फुल्का, भले ही फॉर्मूले बेस याद कर लो, भले ही शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, उन शॉर्ट नोट्स को ही याद कर लो। प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं,
रहने खाने उठने सबका टाइम फिक्स करें और उस टाइम टेबल को रिलीजियसली फॉलो करें। टाइम टेबल ऐसा ही बनाएं जिसे तुम फॉलो कर सके। अपनी फैंटेसीज के हिसाब से टाइम टेबल ना बनाए कि मैं दिन में 20 घंटे पढ़ लूंगा, 19 घंटे पढ़ लूंगा, नहीं, डे ड्रीमिंग बंद करें। ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसको आप रिलीजियसली फॉलो कर सकें। दिन में कम से कम अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो 10 घंटे के आसपास, 11 घंटे के आसपास अपने पढ़ाई के घंटे होने चाहिए। एनसीईआरटी जरूर रीड करें, खास तौर से केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी रीड करने की आदत डालें। जो चैप्टर मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं उसको आप एनसीईआरटी से भी रीड करें। ये आपको बहुत बाद में पता लगेगा कि सर सही बोल रहे थे, मैं आज ही बोल देता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो 12th और 13th में हैं उनको तो बहुत लेट पता लगा कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मैं आज बता दूँ कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अगर आपको आईआईटी एडवांस्ड फोड़ना है तो यू हैव टू लर्न टू फाइट विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखकर सॉल्यूशन देखना, इससे तुम आईआईटीएन थोड़ी बनोगे। कोई हिस्ट्री थोड़ी है, ज्योग्राफी थोड़ी है कि ये सवाल ये जवाब, ये सवाल ये जवाब। आपका आईक्यू, एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल्स, इन पर अगर काम करना है तो सवालों के साथ समय बिताना पड़ेगा, पेशेंस के साथ। आपको लगातार उन सवालों के साथ लड़ना झगड़ना पड़ेगा बहुत समय तक, तब जाके आपका आईक्यू, एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेंगी। तो ऐसे नहीं कि सवाल देखा, एक बार ट्राई किया, आंसर नहीं आया तो सॉल्यूशन देख लिया, कुछ नहीं सीखोगे उससे। कोई टफ सवाल है, आपको पहले से पता है कि सवाल टफ है, तो उसके साथ समय बिताएं। आप 11वीं क्लास से जेईई की पढ़ाई कर ही इसलिए रहे हो क्योंकि आपके पास इतना समय है और आप बड़े आराम से सारे का सारे काम निपटा सकते हो। आईआईटी जेईई के जो टॉपर होते हैं, टॉप 100 रैंक वाले बच्चे होते हैं, उसमें से मोस्टली बच्चे 11th 12th क्लास वाले क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने 11th 12th क्लास के अंदर सब कुछ चीज़ें बड़े इत्मीनान से कर रखी होती हैं, उन्हें कोई चीज़ छोड़ी नहीं होती है। हर सवाल के साथ, हर सिचुएशन के साथ वो बहुत बहुत समय तक लगातार लड़े होते हैं। इस कारण से ऑफकोर्स जो 12th वाला बच्चा होता है वो हमेशा बेटर रैंक लाता है रिपीटर के मुकाबले इन जनरल। बिरले तो हर जगह होते हैं, है ना। 13th वाले बच्चे के पास इतना पेशेंस नहीं होता, उसके पास इतना समय नहीं होता, उसे कोर्स निपटाना होता है भाई, वो उसके पास इतना समय नहीं, उसे जल्दी जल्दी काम निपटाना है। आपके पास टाइम है, आप चीजें सीख रहे हो, उस पर ग्रो करो और टफ सवाल के साथ लड़ो झगड़ो, समय बिताओ, यू विल डू वेल। रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर आपको आईआईटी के अंदर ऊपर की 1000-2000 रैंक चाहिए तो बड़ा सवालों के साथ आपको लड़ना झगड़ना पड़ेगा। ऑलवेज आस्क डाउट्स। आपके जो भी डाउट्स हो, आपको लगता हो कि मेरा डाउट काफी रिलेवेंट है, आप अपने टीचर से पूछें, उनसे डिस्कस करें, ठीक है। वो आपको कुछ ना कुछ रास्ता बताएंगे। डाउट्स आपके एकेडमिक भी हो सकते हैं, नॉन एकेडमिक भी हो सकते हैं। टीचर आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं अगले 2 साल के लिए, उनसे आप जैसी भी बात करना चाहें उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। मैं एक बात और बोलूंगा कि है ना, बहुत सारे बच्चे जो शहरों में रहते हैं और वो ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, उसमें वो लगभग 1-2 घंटे ट्रैवलिंग के अंदर भी वेस्ट करते हैं। ये कोशिश कीजिए कि आप ये 1-2 घंटे ट्रैवलिंग के अंदर वेस्ट ना करें, ये टाइम बहुत प्रीशियस है। कई बच्चे बेचारे स्कूल भी जाते हैं फिर ट्रैवल करके कोचिंग जाते हैं। हालांकि आजकल ऐसा नहीं होता क्योंकि कोविड के टाइम में बड़ा मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चे ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा रहे और मेरे ख्याल से इस साल तो वो जाएंगे भी नहीं। तो ऐसे केस में जो भी आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उन पर आप थोड़ा समय ज़्यादा बिताएं, उससे आपका टाइम बचाएगा एंड टाइम इज़ द की। ऑफकोर्स टाइम इज़ द की। 11th और 12th क्लास के अंदर अपना अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाएं, अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाएं, अच्छे दोस्तों के साथ रहें। अगर आपके साथ वाले बच्चे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ने लिखने वाले होंगे, लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रखते होंगे, तो आप भी मोर और लेस वैसे हो जाओगे। अगर आपका पीयर ग्रुप थोड़ा सा भी हल्का है, अगर आपका पीयर ग्रुप मटरगस्ती करता है, मजे करता है, टाइम वेस्ट करता है, तो मोर और लेस थोड़े टाइम बाद बड़ा आप भी काफ़ी हद तक वैसे ही हो जाओगे, ये तय बात है। तो इसलिए अच्छा पीयर ग्रुप बनाएं, अच्छे दोस्तों के साथ रहें, इससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मैं बात बहुत ही सीरियसली बोल रहा हूँ, अच्छे दोस्तों के साथ रहें। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा फ़ोनबाजी चलती रहती है, ठीक है, तो उससे दूर रहें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक कोचिंग और एक यूट्यूब चैनल को ही फॉलो करें। अगर आप ऑफलाइन में हैं तो आप उस ऑफलाइन कोचिंग को रिलीजियसली फॉलो करें एंड दैट्स इट। हाँ, उस कोचिंग के अंदर हो सकता है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या फिर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर किसी चैप्टर में आपको दिक्कत आए, तो हम लोग तो हैं यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए, आप वहां से पढ़ें। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो जहां से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वहां से उसको बिल्कुल बढ़िया से फॉलो करो। आप अगर हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ बिल्कुल फॉलो करें। यूं नहीं कि आप टू एंड फ्रो मोशन करें, पहले यहाँ पहले यहाँ। बहुत से बच्चे करते हैं कि पहले यहाँ पढ़ेंगे
फिर यहाँ पढ़ेंगे, फिर यहाँ पढ़ेंगे, फिर यहाँ पढ़ेंगे, फिर यहाँ पढ़ेंगे, फिर वापस यहाँ पढ़ेंगे कि अरे यहाँ पढ़ रहा था, यहाँ समझ में नहीं आया, चलो शायद यहाँ समझ में आ जाएगा, फिर शायद यहाँ समझ में आ जाएगा, फिर यहाँ समझ में आएगा, फिर वो ऐसे चलता रहता है। उसके 2 साल निकल जाते हैं और वो पूरे टाइम ये सोचता रहता है कि यार टीचर तो मुझे समझा ही नहीं पा रहा, बल्कि उसने एफर्ट्स डाले ही नहीं उस बच्चे ने। इसलिए आप बढ़िया से पहले एनालाइज कर लो कि कौन सा बढ़िया ऑफलाइन कोचिंग है अगर ऑफलाइन जाना है तो, या फिर कौन सा बढ़िया यूट्यूब चैनल है अगर यूट्यूब चैनल से पढ़ना है तो, कौन सा अच्छा मेरे हिसाब का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से मैं पढ़ सकता हूं, उसे चूज कर लो और उसको रिलीजियसली फॉलो करो। बस फिर अपने आप को सौंप दो उनको कि हाँ भाई मैं तो इनके हिसाब से करूंगा, ये जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं देखना मेरे को। मेडिटेशन की आदत डालें। हमारे जो भी एग्जाम गिविंग स्किल्स हैं उसमें ये वाली बात बड़ा काम आती है। हमेशा मेडिटेट जरूर करें, 1-1 मिनट का ख्याल रखें, तभी आप ज़्यादा एफिशिएंट हो पाएंगे। आपने बड़ा खास तौर से अपने सीनियर्स से, जो खास तौर से 12th और 13th में जो बच्चे हैं उनसे शायद अगर आपका इंटरेक्शन हो तो आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी उन लोगों से कि यार मैं बहुत पढ़ता हूँ लेकिन आउटपुट उतना नहीं आता। सुनाओ वाली बात है ना, वो इसलिए कि उनमें वो एफिशिएंसी नहीं है, वो दे आर नॉट मास्टर ऑफ देयर मिनट्स। वो 1-1 मिनट का हिसाब नहीं रखते, और वो जो 1-1 मिनट का हिसाब नहीं रखते, 1-1 मिनट लीक होती रहती है और उनके साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं आती। वो हो सकता है कि दिन के अंदर 8 घंटे बैठे हों, बस किताब खोल के बैठे हैं और सोच कुछ और रहे हैं कि अगर मैं IIT चला गया तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं फुटबॉल खेलूंगा, बास्केटबॉल खेलूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा और लट काट दूंगा, ये सोच रहा है वो। हाय राम, अगर मैं IIT नहीं गया तो क्या होगा, बुआ जी का लड़का भी IIT चला गया, वहाँ का लड़का भी IIT चला गया, मैं ही रह गया, सब गालियाँ देंगे वगैरह। वो सोच रहा है, वो डे ड्रीमिंग कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह। उसने किताब खोल रखी है तो वो काउंट कैसे करता है, वो स्टडी के आवर्स को काउंट ऐसे करता है कि अरे मैंने 8 घंटे किताब खोल के बैठा हूँ। तो हाँ, वो अलग बात है कि उस 8 घंटे में से पढ़ वो सिर्फ 3 घंटे रहा है, लेकिन घर वाले भी देखते हैं कि हाँ 8 घंटे से किताब खोल के बैठा है। अरे पढ़ाओ 3 घंटे, उसने 1-1 मिनट वेस्ट करते करते घंटों वेस्ट कर दिए। घंटों नहीं, अगर पूरे 2 साल में जाओगे तो पूरे के पूरे मान के चलो कि 700 दिनों के अंदर से उसने 400 दिन वेस्ट कर दिए इस तरह से। और वो फिर सोचता है कि यार पढ़ते हुए 2 साल हो गए। अरे कहाँ 2 साल हो गए यार, 2 साल तो सिर्फ और सिर्फ किताबों में हो गए। तूने कितना एफर्ट लगाया वो देखना, तूने एफर्ट ही नहीं लगाया, तो चिल बैठा है कि ठीक है ना, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बैठे हैं, है ना। यूट्यूब खोल लिया, यूट्यूब पर गए तो थे कोई वीडियो देखने के लिए कि हाँ भाई इस सवाल का आंसर कैसे आएगा, फिर लग गए किसी गाने में, हनी सिंह के गाने में, बादशाह गानों में, किधर उधर कोई नेहा कक्कड़ वक्कड़ पता नहीं क्या क्या है, उनमें लग गए, किसी और काम में लग गए, PUBG खेलने लग गए, PUBG तो चला गया, कोई और आ गया होगा उसमें लग गए, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर लग गए, इंस्टा पे लग गए, इधर उधर लग गए। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें हमारा टाइम लीक करते रहते हैं। तो अगर आप देखोगे कि किस तरह से आप टाइम यूज करते हो, अगर आप टाइम ढंग से यूज करते हो 2 साल तक, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बी मास्टर ऑफ योर मिनट्स। स्टे, ये बहुत ही मैं क्लियरली बोल रहा हूं, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, IPL, फर्जी वीडियोस, PUBG एंड ऑल दैट। जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हों उन सब चीज़ों से दूर रहें। अगर उनसे दूर रहोगे तभी आपके पास समय रहेगा पढ़ने का, लिखने का, मेहनत करने का। आपके अगले 2 साल जो हैं, इट इज़ द टाइम ऑफ एग्जाइल, ये वनवास का समय है। अगर ये वनवास का समय आपने नहीं बिताया तो बाद में आगे जाके वनवास बिताना पड़ेगा। या तो इन 2 साल वनवास बिता लो या फिर आगे जाके वनवास आपको बिताना पड़ेगा। तो ये जो एग्जाइल का टाइम है ये आपको बड़ा बिताना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, कंपोज रहना पड़ेगा। और ऐसे में ऑफ कोर्स हमारे जो सबसे ज़्यादा जो लोग काम आते हैं वो हमारे सपोर्ट सिस्टम जो होते हैं, ऑफ कोर्स पेरेंट्स और टीचर्स, उनके रेगुलर टच में रहें, है ना। आपके पास जब भी समय मिलता हो फैमिली के साथ रहें, खेलें कूदें, अच्छे दोस्तों के साथ रहें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, टाइम को ढंग से मैनेज करें, हर चीज़ बहुत ही बढ़िया होगी। 11th क्लास से जो बच्चा बढ़िया से पढ़ाई करता है उसके जितना एफिशिएंट तरीके से IIT एडवांस निकालना, उसके एफिशिएंट तरीके से IIT एडवांस के अंदर रैंक निकालना, नंबर लाना और किसी के बस की बात नहीं है। रिपीटर बच्चे को वही रैंक निकालने में जोर आता है। 11th 12th क्लास वाला बच्चा तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टमेटिक रहे तो वही रैंक बड़े आराम से निकाल सकता है। तो आपके पास तो इतना अच्छा मौका है, इस मौके को ढंग से यूज करें, बहुत मेहनत करें, लेकिन पेशेंस के साथ, इत्मीनान के साथ सारे के सारे काम निभाते हुए। ठीक है, मेरी तरफ से इतने ही पॉइंट थे। मैंने कोशिश की है कि जितने जितने पॉइंट मेरे मन में काफ़ी दिनों से थे मैं सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिखूं। आप इनकी बेटा चाहो तो फोटो लिख लेना या फिर बेटा आप इसको पेपर पर राइट डाउन कर सकते हो। मैंने मेरे ख्याल से सारे के सारे पॉइंट्स जो मुझे लगे कि बच्चों को पहले से पता होने चाहिए, मैंने सारे के सारे आपको बोले हैं। मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें,
हमने YouTube के ऊपर सारे के सारे वीडियोस जो भी IIT एडवांस के लिए चाहिए सारे के सारे बिल्कुल शानदार तरीके से प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखे हैं। आप मान के चलें कि कोटा के अंदर, हैदराबाद के अंदर, दिल्ली के अंदर, पटना के अंदर जो भी शानदार शानदार कोचिंग होंगे उनके टॉप बैच में जो पढ़ाया जाता होगा वो हमने YouTube पर फ्री में डाल रखा है, वो फ्री में हमेशा रहेगा। अगर मान लीजिए कि IIT एडवांस के अंदर कल को कुछ नई चीज़ ऐड भी होती है तो हम उसके वीडियोज़ भी डालेंगे। हम हमारे कंटेंट को लगातार एनरिच ही करेंगे और आप उससे अगर चाहें तो बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस सीक्वेंस में पढ़ना है मैंने बता ही दिया है। जो बाकी मैथ्स के और केमिस्ट्री के सीक्वेंस हैं वो भी हम 1 या 2 दिन के अंदर डाल देंगे, किस सीक्वेंस में आप लोग पढ़ सकते हो। जिन बच्चों को ऐसा लगता हो कि उनके लिए डिसिप्लिन का इशू है कि सर ठीक है मैं यूट्यूब से सिर्फ पढ़ने बैठता हूँ लेकिन यूट्यूब के अंदर जब तो पढ़ने के लिए हूँ लेकिन मैं डिसिप्लिन इतना बन नहीं पाता, क्या सर कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि मैं वहीं पर पढ़ लूँ, वहीं से लेक्चर देख लूँ, वहीं से होमवर्क मिल जाए, वहीं पर टेस्ट दे दूँ, वहीं से टेस्ट का रिजल्ट आ जाए, वहीं से रिवीजन का जुगाड़ हो जाए, सारा काम वन स्टॉप सॉल्यूशन कहीं से हो सकता है क्या? बड़ा बिल्कुल हो सकता है। ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो इस तरह की सर्विसेज देते हैं, हम भी देते हैं। 11th क्लास का जो बैच है हम लोग बेटा उसे प्रथम का नाम देते हैं, और 12th क्लास का जो बैच है उसे हम प्रखर बोलते हैं, और 11th क्लास का ऑफ कोर्स जेईई 2023 के लिए, प्रखर बड़ा ऑफ कोर्स IIT जेईई 2022 के लिए है। दोनों की जो क्लासेस होंगी 26 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होंगी। अगर आपको एडमिशंस रिलेटेड कोई क्वेरी करनी है तो ये बड़ा फोन नंबर है 7410900901, 7410900908। ईमेल आईडी है support@competition.com। कंपटीशन की ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप पर भी हमने YouTube वाले वीडियोस फ्री में डाल रखे हैं। वहां पर फायदा यह है कि बीच में ऐड नहीं आएगा और YouTube का डिस्ट्रैक्शन भी नहीं रहेगा, तो आप चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो। तो कंपटीशन की ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपको बेटा अगर मान लो कि ऐप से नहीं पढ़ना, आपको लगता है कि मैं तो है ना लैपटॉप से पढ़ना चाहता हूँ, सर लैपटॉप में डिस्ट्रैक्शन कम होता है, तो www.competition.com। कंपटीशन की स्पेलिंग हम अपने हिसाब से रखते हैं, हमारी मर्जी, ठीक है। चलिए हमारी तरफ से इतना ही था। मेहनत करें, खुश रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ें, कभी भी पीयर प्रेशर में ना रहें, खुशी खुशी पढ़ें। ऑल द बेस्ट।